बेटा हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना पड़ा। वापस से हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वापस से जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। हमारे खुद के लोगों ने क्यों नीड थी, क्या थी, ये सब हम इसके अंदर अभी पढ़ चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स हमें दे रखे हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमें जानना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। By the beginning of the 12th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 20th century के स्टार्टिंग से ही इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा अपने ज़ोरों शोरों पे था। लोग बहुत कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस पाने के लिए, और उन सालों के अंदर, उन डेकेड्स के अंदर वहाँ पर यही चीज़ें एक्टिव बहुत ज़्यादा थी। इंडियन नेशनल मूवमेंट उस टाइम पे एक्टिव था। During the freedom struggle of nationalists, they had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. उस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो हमारे नेशनलिस्ट लोग थे, जो हमारे देशभक्त लोग थे, और उनका जो ज़्यादातर टाइम था वो इस चीज़ में डिवोट हो जाता था, या वो इस चीज़ को इमेजिन करने लग जाते थे कि हमारा, और प्लानिंग करते थे इस चीज़ के बारे में कि हमारा जो फ्री इंडिया है वो कैसा दिखेगा या वो कैसा होना चाहिए। Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. ब्रिटिशर्स के शासन के उस टाइम पे उनके पास जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो वो फॉलो करते थे, वो उनको ज़बरदस्ती फॉलो करवाए जाते थे, और उनकी मेकिंग के अंदर भी उनका कोई रोल नहीं था। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. जो उनका एक बहुत लंबा एक हुनर था, एक जो बोलते हैं ना, उनका एक एक्सपीरियंस था, उनका जो तजुर्बा था कि उनके ऊपर एक अथॉरिटी को रखा गया था रूल करने के लिए, और एक बोलते हैं ना, उनको कन्विंस्ड किया गया था कि आप, बहुत ज़्यादा लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे। ये जो भी उन्होंने सहा था उससे उनको एक बात तो क्लियर हो गई थी कि हम हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी ही लेकर आएंगे, जिसके अंदर हर एक इंसान को इक्वल रहने का हक होगा और इक्वली पार्टिसिपेट करने का हक होगा गवर्नमेंट के अंदर। What remained to be done then was to work out the way in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. अब क्या रह गया था, अब ये रह गया था कि हमें इस काम के लिए एक पूरा, एक बोलते ना, प्लान लेआउट तैयार करना कि ये काम होगा कैसे, और ये काम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप इंडिया में होगा कैसे, हम कैसे डेमोक्रेसी की कौन कौन सी बातों को यहाँ पर अपनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे रूल्स बनाएंगे हमारे इंडिया की फंक्शनिंग के लिए, ये सब चीज़ों का होना भी बाकी था। और ये एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये सब जानते हैं। तो ये एक अकेला इंसान नहीं कर सकता था। इसको करने के लिए 300 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नाम दिया गया। 1946 के अंदर ये असेंबली बनाई गई, जो पीरियोडिकली, मतलब एक बोलते हैं मुख्तसर टाइम पे वो मिलते थे और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते थे। पीरियोडिकली वो नेक्स्ट 3 इयर्स तक मिलते रहे, हफ्ते में, 10 दिन में, जो भी उन्होंने अपना टाइम सेट किया था, वो पीरियोडिकली मिलते रहे और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने लिखा। These members of Constituent Assembly had a huge task before them. ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, इनके सामने बहुत ही एक भारी काम था जो उनके ऊपर जिम्मेदारी इनको दी गई थी, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही अलग अलग कम्युनिटीज़ से भरी हुई है। यहाँ पर बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, कल्चर वाले लोग अलग रहते हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ऐसा ही हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो इंडिया के अंदर ये जो कंडीशन है डाइवर्सिटी की, ये लोगों के दिमाग में थी, और ये बहुत ही उनको, बोलते ना, एक मुश्किल था कि इस चीज़ को लेते हुए हम कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखें। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एमिनेंट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड
undecided about their future, and thus the socio-economic condition of the vast masses of people appeared dismal. अब जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, तो उस वजह से कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स अब भी बाकी रह गई थी जिनका फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ था कि क्या वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगी या वो इंडिया के साथ जुड़ेंगी, क्योंकि और उनका सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, इतनी ज़्यादा लोगों की, हमारे यहाँ पर इतने तादाद में जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा, बोलते ना, एक बेकार सिचुएशन थी, उसको भी संभालने की हमारे यहाँ पर ज़रूरत थी. ऑल ऑफ दीज इशूज played on the minds of the people member of the constituent assembly as they drafted the constitution. ये सारे जो इशू हैं वो उन लोगों के दिमाग में बराबर चल रहे थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity. इस ओकेशन को पूरा करते करते उन्होंने एक इतना अच्छा एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया हम लोगों को, जिसने रिफ्लेक्ट करा कि हमें हर एक डाइवर्सिटी, हमारे देश की जितनी भी डाइवर्सिटी, चाहे वो कल्चर में हो, लैंग्वेज में हो, रिलीजन में, हमें उन सबको रिस्पेक्ट देनी है और साथ साथ हमें हमारी नेशनल यूनिटी को भी बचाकर रखना है. जो फाइनल डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया, इसके अंदर एक चीज़ पे, एक मुद्दे पे और ध्यान दिया गया, वो था कि हमें हमारे देश से पॉवर्टी को हटाना है, हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू हमारी पॉवर्टी को हटाना है, और इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि लोग अपने लिए जिसको चुन रहे हैं उसको चुनते वक्त बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल माने अपना चुनने में, कि हमारा ये बहुत ही बड़ा इसके अंदर योगदान है. तो हम इसके अंदर भी इन्होंने दो चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस दिया. अब कुछ यहाँ पर आपको की फीचर्स दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर इन्होंने दे रखा है वो है फेडरलिज़म. फेडरलिज़म आपको पता है कि इसका मतलब होता है जब हम पावर्स एक जगह ना रखकर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. पावर्स एक सेंट्रल में नहीं रहती, सेंट्रल के अलावा भी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसका मतलब यही होता है. तो फेडरलिज़म अगर हम हमारी कंट्री में देखें तो क्या है कि हमारी गवर्नमेंट का एक लेवल ना होकर हमारी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल हैं, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो कम कंट्री के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं कि कंट्री फेडरलिज़म की कंट्री है. इंडिया के अंदर इंडिया में आपके पास कैसी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल है और सेंट्रल लेवल भी है. पंचायती राज सिस्टम हमारा थर्ड टायर लेवल है गवर्नमेंट का, जिसके बारे में आप क्लास 6 के अंदर भी पढ़ चुके हो, और इनकी फंक्शनिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे. और इसकी फंक्शनिंग, वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक, एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. हमने क्लास 6 के अंदर पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था. क्लास 7th में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, और अब इस क्लास में हम इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only one person sitting in the capital city of Delhi and making decisions for everyone. तो ये बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर जो इतना ज़्यादा लोग रह रहे हैं, इतनी वास्ट कम्युनिटीज़ के लोग हमारे इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता जिसके अंदर एक इंसान दिल्ली में बैठा और वही सारे डिसीजंस ले रहा हो. ऐसा नहीं हो सकता. इसके बनिस्बत ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर एक लेवल पे अपनी गवर्नमेंट हो, स्टेट लेवल पे, जो अपने खुद के डिसीजन अपने पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से वो खुद ले लें. हर स्टेट को अपने खुद की ऑटोनॉमी एक्सरसाइज जैसे हमारे यहाँ पर दी है हमारी गवर्नमेंट ने, कि स्टेट गवर्नमेंट को खुद की एक पावर दी गई है जिसके अंदर सर्टन इश्यूज़ उनको दिए गए हैं कि भाई इसके ऊपर आप ही कानून बनाओगे, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. इसलिए हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट को अलग अलग किया गया है. हमारे यहाँ पर इन मुद्दों की 3 लिस्टें बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जो हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को हक देती है कि आप ही इसके ऊपर कानून बना, ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है. दूसरी है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट के अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट वाले आप इसके ऊपर कानून बना सकते हो. कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसके अंदर दोनों की लिस्ट जो टॉपिक्स हैं उस पर दोनों कानून बना सकते हैं. कुछ टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और कुछ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. तो ये ऐसे इश्यूज़ हमें दे रखे हैं जिस पे अगर नेशनल कंसर्न के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट पे अगर कुछ भी चीज़ है तो उसमें हक किसका है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है.
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से सबकी लिस्टें दी हैं और डिटेल्स बता दी है कि कौन सी टायर की गवर्नमेंट कौन सी डिटेल के ऊपर लॉज बनाएगी. In addition, the Constitution also specify where each tier of government can get the money from for the work that it does. हमारे Constitution ने ये भी specify करा है कि हर टायर जो गवर्नमेंट का है उनको अपना काम करने के लिए पैसा भी कहाँ से मिलेगा. फेडरलिज्म एक एजेंट के तौर पर आप नहीं ले सकते, ये बोल रहे हैं फेडरलिज्म स्टेट्स, आप ऐसे नहीं मान सकते कि स्टेट सेंट्रल की एक एजेंट है. उसके अंदर खुद की अपनी अथॉरिटी बताई गई है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी बनाई गई है. इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो इन जो लॉज बनाए गए हैं उससे ही गवर्न होते हैं. पॉलिसीज़ बनती हैं जो हर एक लेवल अपने अपने हिसाब से बनाता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पर कैसी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री, आपको पता है पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, सबको पता है. वन इज़ प्रेसिडेंट, सेकंड वन इज़ लोकसभा एंड द लास्ट वन इज़ राज्यसभा. ये हमारे पार्लियामेंट के ऑर्गन्स होते हैं. तो हम और ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट के भी हम आपको बताया, गवर्नमेंट 3 टायर की गवर्नमेंट है जिसके अंदर हम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. और ये आपने क्लास 7th के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था कि कांता जो है वो अपनी पूरी लाइन में लगी हुई है वोट देने के लिए इलेक्शंस के अंदर. ये वाली बात भी आपको हमने बताई थी. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें इंडियन गारंटी करता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है फॉर ऑल सिटीज़न, कि आपको अपने लिए अच्छा सोचने का है कि आप कैसे सोच सकते हो और अपने लिए वो रिप्रेजेंटेटिव आप चुनो जो आपको लगता है कि आपके हित के अंदर वो काम करेगा. जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको ये पता था कि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं फ्रीडम स्ट्रगल में इतने प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि उनको पता है. अब वो जातिवादी के अंदर बिलीव नहीं करते, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, उन जातियों का, ऊंच नीच का, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पर बहुत प्रिवेलेंट था. लेकिन जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल एक पीक पे पहुँचा तो सबने ये जातिवादी सब छोड़ दिया था, सबने एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई करी थी. तो उनका जो माइंड सेट था वो इन क्लंचेस को तोड़ चुका था. ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास और ये जेंडर हायरार्कीज़ जो थी, इस चीज़ को उन्होंने, इस दीवारों को तोड़ दिया था. इसलिए अब इंडिया के लोग बिल्कुल एक बोलते ना प्रिपेयर्ड थे अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के, कि अब उनको पता था कि वो अब अपने लिए डायरेक्ट अच्छा रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं. तो हर एक सिटीज़न को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, उनको एक हक दिया गया कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करवा सकते हो और वो जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको जवाब देने के लिए लायक हैं कि आपको वो जवाब देंगे ही देंगे. इस चीज़ के बारे में हम चैप्टर 2 में और ज़्यादा पढ़ेंगे. आज हम यही पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो इसके 3 पॉइंट और बचे हुए हैं की फीचर्स के, वो हम आगे करेंगे. आई होप आपको सबको समझ में आया होगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.